दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने रॉकिंग राकेश आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज क्योंकि प्रभु का दिन है, प्रभु का जन्म हुआ था श्री रामचंद्र जी का, जैसा कि बताया जाता है बहुत सारी कथाओं में। तो आज हम सब कुछ ईश्वर में ही रखने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट भी इसी तरह से चुने गए हैं, बातचीत भी इस तरह से चुनी गई है कि सब कुछ ईश्वर में जैसे लगे। तो ईश्वर की बात हो रही है तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा नाम है ईश्वर का एक ही शब्द में आ जाता है, हालांकि उसके अंदर भगवान के 108 नाम समाये हुए हैं। तो पहले हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। पहले मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे करना है और फिर आपको बोलूंगा करने के लिए और मैं भी आपके साथ करूंगा। तो पहले हम सब जैसे सांस रोकेंगे, सांस के बाद ओ से शुरू करेंगे और ओ से शुरू करने के बाद फिर हम उसको माँ तक ले जाएंगे। माँ बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम माँ बोलेंगे तो वो आपका जो स्वर निकलेगा वो यूनिवर्स में जाकर एक बहुत बड़ी ध्वनि पैदा करता है जो आपको यूनिवर्स से और आपकी डिवाइन पावर से कनेक्ट करता है। तो मैं आपको करके बता रहा हूं। पहले ओ मुझे उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे। तो आप भी मेरे साथ ऐसे ही पहले सांस रोकेंगे, फिर ओ से शुरू करेंगे और फिर जब सांस आपको लगता है कि नहीं रुक पा रहा है तो माँ भी अच्छे से बोलेंगे। आर वी रेडी? धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं सत्यवीर सैनी जुड़े हैं, सतेंद्र श्रीवास्तव, पुष्कर सिंह, शरद मित्तल, सन्नी शर्मा, मनीष उपाध्याय और वैभव निगम। ये लोग रोज ना जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप नहीं जुड़ते तो ऐसा लगता कि मैं अधूरा हूं। संजय जिंदल जी अभी अभी जुड़े हैं। संजय जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं मेरे को लिख के आया था कि एक और एक अगर मिलाएं तो दो हो जाता है ये गणित, और एक मिलकर एक ही रहे तो उसे कहते हैं प्रेम। तो आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कहानी से शुरू करते हैं जैसा कि मैं अक्सर शुरू करता हूं। और क्योंकि सब कुछ ईश्वर में है तो ईश्वर की ही बात करेंगे। तो एक बार एक मंदिर में एक सेवक था, वो प्रभु की सेवा करता था, कपड़े बदलता था, उन सब सफाई करता था मंदिर की। तो एक बार वो बड़ा दुखी सा था और प्रभु के सामने जाकर बोला, जैसे कि आमने सामने बातचीत कर रहा हो, कि प्रभु आप यहाँ पर खड़े रहते हो, कुछ काम वाम नहीं करते हो, कुछ देखो लोगों में कितना अन्याय हो रहा है, व्यवहार खराब हो रहा है, खाना पीना खराब हो रहा है, उसकी वजह सारी व्यवस्था खराब हो रही है। पर आपका क्या जाता है, आपको तो खड़े होना है। सिर्फ लोग आते हैं, पूजा प्रसाद चढ़ाते हैं और चले जाते हैं, आप अपना आराम से खड़े रहते हो। आप किसी दिन मुझे एक बार ये मौका मुझे भी दो ना खड़े होने के लिए यहाँ पर। तो उसने सोचा कि ये प्रभु से बोला है, ऐसा कौन सा प्रभु सुनने वाले हैं। लेकिन फिर भी उसके मन में बात आती, जब भी परेशान होता तो वो एक बात कह देता। तो एक बार प्रभु प्रकट हो गए। तो प्रभु बोले कि चल ठीक है, तू इधर आ जा और मैं थोड़ा घूमने जाता हूं और मैं शाम को आऊंगा। लेकिन ध्यान रखना कि तूने सिर्फ खड़े होना है और बोलना नहीं है। तूने देखा होगा कि मैं कभी बोलता नहीं हूं, व्यवस्था चल रही है लेकिन मैं बोलता नहीं हूं। ध्यान रखना, खड़े होना है और बोलना नहीं है। बोला कमाल कर दिया प्रभु, इतना अच्छा मौका दे रहे हो, मैं बिल्कुल भी ना हिलूंगा और ना बोलूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। अब ये सेवक थे प्रभु के, यहाँ पर प्रभु की जगह पर खड़े हो गए। अब एक सेठ जी आए, अपनी पूजा अर्चना की और जब जाने लगे तो उनका बटुआ जो नोटों से भरा हुआ था वहां पर गिर गया। इनको खड़ा होने के लिए बोला हुआ, चुप रहना था। अब ये चाह तो रहे थे कि सेठ जी को बता दूं कि भैया बटुआ गिर गया, उठा लो, लेकिन आदेश था और शर्त की बात थी तो उन्होंने कहा ठीक है जाने दो, अपना क्या जाता है। उसके बाद एक गरीब व्यक्ति आया और प्रभु से याचना करने लगा। जो सामने खड़े थे सेवक जी, लेकिन उनके लिए तो प्रभु ही थे। तो उन्होंने बोला प्रभु बहुत परेशानी में हूं, कुछ ऐसा इंतजाम करा दो कि मेरा गुजारा चल जाए, कहीं से पैसे मिल जाए, कहीं से कर्ज भी नहीं मिल रहा है। और जब वो चलने लगा तो उसे वो बटुआ पड़ा दिखाई दिया और वो बटुआ उठा के चला गया। अब इसके मन में फिर आया कि भैया बटुआ तेरा थोड़े, तू क्यों उठा के ले जा रहा है। लेकिन शर्त ये थी कि बोलना नहीं है और खड़े रहना है। अपने मन को मार के रह गया। अब एक नाविक आया और नाविक ने पूजा अर्चना अपनी शुरू की। इतने में जिन सेठ जी का बटुआ गिरा था वो पुलिस को लेकर आ गए। बोले कि मेरा बटुआ गिर गया था और ये बटुआ इसी ने चुराया है, इसके बाद मेरे बाद कोई मंदिर में नहीं आया।
तो पुलिस उसको पकड़ के जाने लगी। अभी सेवक से रहा नहीं गया, बोला बहुत अन्याय हो रहा है और मैं नहीं देख पाऊंगा, और वो शर्त सब भूल गया। उसने बोला रुको रुको रुको, बात कुछ और है, आपको पता ही नहीं है। अब पुलिस और सेठ जी और नाविक सब अचंभे में, बोला आज तो भगवान खुद प्रकट हो गए। तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसे ऐसे ये बटुआ सेठ जी का गिरा और वो फला व्यक्ति आया था वो ले गया, ये नाविक की कोई गलती नहीं है। सबको इकट्ठा किया गया, खैर प्रभु की बात मान ली गई और सेठ जी को बटुआ मिल गया, नाविक को छोड़ दिया गया जिसको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, और उस गरीब आदमी को पकड़ के ले गए जो बटुआ उठा के ले गया था, जिसका नहीं था। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। शाम को प्रभु आए, बोला हाँ भाई कैसा रहा दिन? बोला जी ऐसे ऐसे हुआ, बड़ा अन्याय हो रहा था, तो आप तो बोलते ही नहीं हो, कुछ मेरे से नहीं देखा गया। 2 बार तो मैं चुप रहा, तीसरी बार बोला यही तो फर्क है, तुम सोचते हो कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं और अन्याय हो रहा है, मैं कुछ करता नहीं हूं, बोलता नहीं हूं। अब ध्यान से सुन, वो सेठ जी की सब हराम की कमाई थी, उल्टे से धंधों से, उसका बटुआ वहां पे गिरवा दिया। उस गरीब आदमी को पैसे की जरूरत थी, उसके पास से पैसे काम आ जाते, इसको उसको ले जाने दिया। और जो नाविक था वो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि जिस जहाज में वो जाने वाला था वो जहाज डूबने वाला है और आपने सारी व्यवस्था खराब कर दी। बोला प्रभु गलती हो गई, आपने बताया था और मैं समझता था कि आप तो ऐसे ही खड़े रहते हो, लेकिन मेरे को अब समझ आया कि आप खड़े नहीं रहते हो, आप तो अपना पूरा तरीके से कर रहे हो। तो शिक्षा ये है कि जब हमारे हिसाब से नहीं हो रहा और हमें लगता है कि प्रभु कुछ नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु से बढ़िया कोई नहीं जानता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है। क्योंकि जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और डांटते भी हैं और कभी कभी सजा भी देते हैं, तो प्रभु जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आपके हाथ में है, कर रहे हो, ऐसा हो रहा है तो बहुत सौभाग्यशाली हो, और आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो और ज्यादा सौभाग्यशाली हो, क्योंकि प्रभु के हिसाब से हो रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आगे चलते हैं और जरा देख लें कि कौन कौन लोग यहाँ पर हैं। अभी मुझे दिखा है संजय जिंदल जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर एनर्जी स्टोरी, इट वाज ट्रू इनसाइट। थैंक यू संजय जी। और अभी अभी अमित सेठ जुड़े हैं दुबई से, अमित जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिका गौतम जेरी जुड़ती हैं, पुष्कर सिंह, रमेश जायसवाल और सुरेश चंद जुड़े हैं जयपुर से, सुरेश जी जुड़ने के शुक्रिया। विजय भारद्वाज जुड़े हैं अभी, जुड़ने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब जितने नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं मुझे माफ कर दीजिएगा। मोहित कामरा जुड़े हैं, बहुत बड़े डिजाइनर हैं, ट्रैवल एजेंट हैं। मोहित कामरा एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो ओल्ड एज लोग हैं उनको पूरे वर्ल्ड में घुमाते हैं और इस तरह उनका पैकेज बनाते हैं जैसी उनकी जरूरत होती है। तो किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, अपने माँ बाप को कहीं भेजना चाहता हूं इंडिया से बाहर या कहीं पे, तो मोहित कामरा को कांटेक्ट करें, मुझे लिख सकते हैं, मोहित कामरा से मैं कनेक्ट कर दूंगा। मोहित जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। अभी कोरोना ने आपको बड़ा कुछ सिखा दिया है। मैं काफी चीजें आपको बताता रहूं। टिल नाउ यू आर ऑलरेडी ट्यून्ड टू मैनी थिंग्स। कोरोना ने आपको हाथ धोना सिखाया। मैंने देखे वीडियो, आप पहले आगे लगाएं, फिर पीछे लगाएं, फिर उंगलियों को आपस में क्रॉस करें, इस तरह धोएं। तो कोरोना ने आपको हाथ धोना तक भी सिखा दिया। उसके बाद आप टाइम घर में कैसे बिता सकते हैं वो कोरोना ने आपको बता दिया। आपको लगता है घर पे टाइम कैसे बिताऊंगा, आजकल कैसे बिता रहे हो? कई लोगों से बोला भाई घर पे आराम कर लो, तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि 3 दिन का आराम कर लो। बोला घर पे टाइम कहां बीतता है सर, अब आप सीख गए घर पे टाइम बीत सकता है। उसके बाद आप छुट्टी के दिन भी घर पे रह सकते हो, छुट्टी के दिन भी काम कर सकते हो, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप जो ठान लेंगे वो हो जाएगा। आपको अगर पिज्जा बर्गर, आपको वाइन नहीं मिले तो भी काम चलेगा, शरीर बहुत बढ़िया मस्त रहता है एकदम। अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लंबा ब्रेक लेना हो तो आपको लगता है कि दुकान कैसे बंद करूंगा, बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अब अगर आप एक चीज और अच्छी जो किसी ने सोची नहीं होगी, व्हाट्सएप बहुत सारे आए हैं, अगर आपका एम्प्लॉय छुट्टी पे जाता है तो वो अभी भी घर पे काम कर सकता है। बोले तेरा कितनी देर काम है? बोले माता जी को अस्पताल में ले जाना है। अच्छा कितने लगेंगे? बोलो 3 घंटे। तो बाकी दिन या तो ऑफिस में आ जाए। बोलो सर आने जाने में टाइम लग जाएगा। बोलो बिल्कुल मत आ। तो 3 घंटे अस्पताल में लगा माता जी के साथ और बाकी 5-6 घंटे वो घर से ही काम कर। तो अब काम रुकेगा नहीं, आपकी काम की स्पीड और बढ़ेगी क्योंकि ऑटोमेशन भी आ गया है और घर से भी काम कर सकते हैं। तो कोरोना ने बड़ा कुछ चेंज किया है। आपको यह भी पता लग गया धीरे धीरे कि घर पे रहने के बाद कि खर्चा कम होता है। आज कहीं पे लिखा हुआ था, वो जोक समझे कुछ भी समझे, कि पता लग रहा है घर पे बीवी जितना खर्चा बताती है होता है उतना खर्चा एक्चुअली होता नहीं है। तो आप गलत सूचना दी जाती है। ऐसा जोक में लिखा था, मैं नहीं कह रहा हूं, ना मेरा अनुभव है ऐसा। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होने की संभावना है। तो आंख कान खुले रखने में क्या दिक्कत है। सो
अभी संजय जी लिख रहे हैं यहाँ पर, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग राशन किट्स फॉर नीडी डेली 12,000 पर्सन थ्रू सेवा भारती। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी सेवा भारती के साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली में, और वो उन लोगों को जो लोगों को जरूरत है और इस समय नहीं कमा पा रहे हैं, उन्होंने बोला है कि 12,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने किट्स बांटी हैं। थैंक यू सो मच संजय जी। आप जिस तरह से अपने कर्मों को संचित कर रहे हैं, बने रहिएगा, आखिर तक आपको बताएंगे कि कर्म और कर्म का फल और पुनर्जन्म इसका क्या संबंध है। अभी विजय लक्ष्मी जुड़ी हैं, विजय लक्ष्मी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विजय लक्ष्मी एक कर्मठ अकाउंट की लेडी हैं जो काम करती हैं ऑफिस में, और विजय लक्ष्मी जी अपने काम को बड़ी तत्परता से करती हैं। थैंक यू विजय लक्ष्मी जुड़ने के लिए। लेकिन अभी भी मैं लोगों से बातचीत करते सुन रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि हमारी आदतें खराब हो जाएंगी, ये जो हम 14 तारीख तक यहाँ पड़े रहेंगे घर में तो उठने में बड़ी दिक्कत लगेगी हमें। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं रोजाना आपको एक थेरेपी देता हूं, तो मैं आपको एक थेरेपी कराता हूं, जिस थेरेपी हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आप सब लोग अपनी आंखें बंद करें, सब लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे अपने सांस को अंदर जाने दें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इनहेल एंड एक्सहेल। बी विद योर ब्रेथ। अपने सांस पर फोकस करें, अपने सांस को देखें, अपने सांस को सुनें, अपने सांस को महसूस करें। अपनी मानसिक आंखों से ऐसा महसूस करें कि आप अपने एक ऐसे बॉस के साथ हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ आपको टीम में काम करना पड़ रहा है और बहुत सख्त है। यू आर विद ए टफ बॉस, और वो आपको एक मिशन पर भेज रहे हैं और उस मिशन में बहुत सारा समय लगने वाला है, और आप इस बात के लिए जाने जाते हैं कि आप आसान काम नहीं करते, मुश्किल काम ही करते हैं। तो आपको ये मिशन दिया गया है। आपके टफ बॉस आपको मिशन के बारे में बारीकी से बता रहे हैं, आप चीजों को सोच रहे हैं एक डिटेक्टिव एजेंट की तरह, और अभी आपने बॉस आपके एक ही मिशन बताया था, साथ साथ उन्होंने दूसरा मिशन भी बता दिया कि इस मिशन से आते ही दूसरे मिशन पर भी जाना है। अब आपका दिमाग सोच रहा है कि एक मिशन खत्म नहीं हुआ और दूसरा मिशन इन्होंने पहले बता दिया। आपने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने टफ बॉस से पूछा कि क्या सर दूसरे मिशन से पहले मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल सकता है? तो आपके बॉस ने कहा ठीक है, कितने दिन का ब्रेक चाहिए? आपने कहा 15 दिन का। आपको उम्मीद थी कि शायद वो मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी सहृदयता से, बेशक वो ऊपर से टफ है लेकिन अंदर से नरम है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 15 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन 16वें दिन आपको ज्वाइन करके अगले मिशन पे जाना है। और आपने बड़ी मुस्कुराहट के साथ इस मिशन को एक्सेप्ट किया है और आप पहले मिशन पर निकल गए हैं, और आप पहले मिशन पर जेम्स बॉन्ड की तरह काम कर रहे हैं, और आप मिशन पूरा करके अपने बॉस को रिपोर्ट कर रहे हैं। वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आप शीशे में अपनी विजयी मुस्कान को देखिए कि आपने मिशन पूरा किया है, और आपके बॉस आपको मुबारकबाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके 15 दिन शुरू होते हैं अब, 16वें दिन इसी समय आप मुझे रिपोर्ट करेंगे। और आप तुरंत वहां से निकलते हैं उनको सैल्यूट करने के बाद और घर पहुंचते हैं, और घर पे जाकर आप 1 दिन 2 दिन मस्ती मारते हैं, और उसके बाद आपको लगता है मैंने ब्रेक तो ले लिया, इतना समय चाहिए नहीं था, और फिर बॉस ने हाँ कर दी तो वापस पलटना मुश्किल था। तो आपने अपने अगले मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। अगले मिशन के बारे में आपने अपने बॉस से पूछा कि थोड़ा डिटेल बता दीजिए, मैं उसकी तैयारी शुरू करता हूं। आपने अपनी मसल्स को तैयार करना शुरू कर दिया है, आपने वर्कआउट बढ़ा दिया है, अगले मिशन की तैयारी कर रहे हैं आपने अपने नेटवर्क को मजबूत करना शुरू कर दिया है। जिन जिन लोगों के साथ आपको काम करना पड़ेगा, आपने उन लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी है, और आप अगले मिशन की घर से ही तैयारी कर रहे हैं,
ताकि अगले मिशन को आप और बहुत फुर्ती से और जल्दी से पूरा कर सकें। एंड यू आर फीलिंग रिलैक्स, आप पूरा आराम भी कर रहे हैं और मिशन की तैयारी भी कर रहे हैं। यू आर एंजॉइंग दिस ब्रेक विद द प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट मिशन। आपका 15 दिन आज रात को खत्म हो रहे हैं और आप तैयार हो गए हैं पूरी तरह से, शरीर से, मन से, और मिशन के लिए तैयार हैं और 16वें दिन की इंतजार कर रहे हैं कि कब सुबह होगी तो मैं तैयार होकर फुर्ती के साथ अपने बॉस के सामने होऊंगा और उनको एहसास कराऊंगा कि मैं पहले से भी ज्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हूं अगले मिशन के लिए। अपने सांस के साथ रहें, अपने सांस को देखें, अपने सांस को महसूस करें और आंखों को बंद रखे रखे अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपनी हथेलियों को रगड़ें और इतनी तेजी से रगड़ें कि आपकी हथेलियां खूब गर्म हो जाएं और इन बंद आंखों पर अपनी गर्म हथेलियों को रखें और इस ऊर्जा को पूरे शरीर में जाने दें और ये महसूस करें कि आप अंदर से शरीर में बहुत ऊर्जा और मजबूती महसूस कर रहे हैं, जैसे किसी मिशन पर जाने के लिए तैयार हों। आपके वेपन्स आपकी कमर से बंधे हुए हैं, आपके दिमाग में सारे डिटेल्स तैयार हैं एंड यू आर रेडी फॉर द मिशन। आप धीरे धीरे आंख खोल सकते हैं और अपने हाथों को नीचे ला सकते हैं। आई होप यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, यू आर फीलिंग चार्ज्ड। इफ यू आर फीलिंग चार्ज्ड एंड एनर्जेटिक, then write in comments yes I am feeling charged। एक नजर डालते हैं कौन कौन लोग जुड़े हैं। सोनू सिंह राजपूत जुड़े हैं, ये कहीं चाइना में स्टूडेंट है, ये वहां से जुड़े हैं। सोनू जी बहुत बहुत जुड़ने के लिए शुक्रिया। और कुछ लोग और जुड़े हैं बीच में, लेकिन मैं अभी उनके नाम बाद में लूंगा। पहले मैं आपको आगे की यात्रा पर लेके चलता हूं। आज का बिगडम बैश, जो कि मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि बड़े लोग क्या करते हैं, जिनको लोग कहते हैं सर वो तो बड़े लोग हैं सर, जैसे किसी से बड़े लोगों समय मांगो, बोलेंगे टाइम नहीं है और बड़ी मुश्किल से आप पीछा करेंगे। कल डिसीजन मेकिंग में बात हो रही थी कि डिसीजन मेकिंग बड़े लोगों की फास्ट होती है। तो ये जो बड़े लोग होते हैं ये एक एक रुपए को एक एक डॉलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं अक्सर अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में, अपने बिजनेस कोचिंग की ट्रेनिंग्स में लोगों को बताता हूं कि अगर आपके 10 रुपए गिर जाएं तो क्या आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? तो हर व्यक्ति कहता है कि मैं उठाऊंगा। कोई भी ऐसे नहीं कि अमिताभ बच्चन की तरह बोले कि नहीं आज भी गिरे हुए पैसे में नहीं उठाता। सब 10 रुपए उठाते हैं, इवन 1 रुपया भी गिर जाए तो उसे भी ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और 10 रुपए आपके हवा में उड़ जाएं तो पहाड़ की चोटी से कूदेंगे नहीं, उस नुकसान को कभी पूरा कर लेंगे। तो आप ऐसे अगर पैसे को नुकसान है तो मेहनत करके आप उस पैसे को कमा सकते हैं। आप घबराइए नहीं, पीछे पुलिस अपना काम कर रही है। तो बात यह है कि अगर 10 रुपए आपके गिर जाएं, खो जाएं तो आप कमा सकते हैं। लेकिन सोचिए अगर आपके 10 मिनट चले जाएं, 10 मिनट कम हो जाए आपकी जिंदगी, 10 मिनट खो जाएं, 10 मिनट ऐसी तरह से गुजरे कि जहां पर कुछ नहीं किया आपने, तो 10 मिनट आपकी जिंदगी में कभी वापस आएंगे क्या? कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो पूरे विश्व में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट सब्जेक्ट कोई होता नहीं है। आई डिस्कार्ड इट। बेसिकली इट्स ए टाइम यूटिलाइजेशन। आप अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट का बहुत ही शौक है, मैनेजमेंट शब्द से जुड़े ही रहना है, तो बेसिकली इट्स ए डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, इट्स ए प्रायोरिटी मैनेजमेंट। आप देखिए मैं कई बार ऐसे प्रोग्राम में जाता हूं, एक बार एक महिला बोली कि राकेश जी मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताइए मैडम। तो बोले कि मैं सर्विस भी करती हूँ, घर भी देखती हूँ, लेकिन अपनी सेहत पे टाइम नहीं लगा पाती। तो मैंने उनसे कहा कि मैडम आपके पास स्मार्टफोन है? बोले यस। उन्होंने बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि बड़े उत्साह से कहा। उसके बाद मैंने कहा मैडम आप फेसबुक पर हैं? बोले हाँ बिल्कुल है, उसके बिना कैसे काम चलेगा। मैंने कहा व्हाट्सएप पे हैं? बोले बिल्कुल है सर। आप टीवी देखती हैं? बोले हाँ टीवी देखती हूँ। कितने घंटे? बोला शाम को 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो फेसबुक और व्हाट्सएप भी 1 घंटा लगाते होंगे? बोला हाँ जी। तो 3 घंटे आपकी जिंदगी में कैसे मदद करते हैं? आप इसमें से 1 घंटा निकाल लीजिए और उसको सेहत पे लगा दीजिए। बोला सर कभी सोचा ही नहीं ऐसे। तो मैंने कहा टीवी आपकी सेहत में कैसे मदद करता है? उल्टा वहां बैठे बैठे आप
कई बार खाना खाती रहती हैं, कई बार इधर कुछ देखती रहती हैं जो कि कुछ आपके लिए फायदे की चीज ही नहीं है। तो आपकी जिंदगी में आपको ये देखना है कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस कहाँ पर है, आप वो समय निकाल कर बचा सकते हैं। मैंने काफी बारी लोगों को एक्सरसाइज कराई है, स्टेज पे बुलाया कि सबसे बिजी व्यक्ति एक बार स्टेज पे आ जाओ, जो कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं। तो पूरे दिन में जो लोगों को बताता है कि मैं बहुत भागदौड़ में रहता हूं, बिजी रहता हूं, उसको केवल अगर प्रोडक्टिविटी निकाली, जिसे कहते हैं कि सही में प्रोडक्टिविटी जो निकाली, वो 2-2.5 घंटे की आती है। मैं लोगों से कहता हूं कि आप 1.5 घंटा काम करें, आधा घंटे का ब्रेक लें, 1.5 घंटा काम करें, आधा घंटे का ब्रेक लें। टाइम मैनेजमेंट मैं स्कूल में ही पढ़ लिया था। आप देखिए 40-40 मिनट के पीरियड होते थे, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का पीरियड होता था। तो इस तरह पीरियड बना लीजिए आप। जैसे आपने मेल चेक करनी है, लोगों से बात करनी है, अपनी टीम, सब काम है, पीरियड है, और उस पीरियड में वही करें, बाकी और कुछ ना करें। आपको शाम को लगेगा अगर 1.5 घंटे मैंने 4 स्लॉट में काम किया तो 6 घंटे की प्रोडक्टिविटी हो गई। बीच में ब्रेक भी लिया, आपने खाना भी खाया, आप सोए भी। आप देखिए कई बार मैंने देखा है कि जिसे कहते हैं ना कि लोग खाना घर से लेके आते हैं लेकिन खाना खाते ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिला। लेकिन वो बड़े लोग वो लंच के टाइम पे लंच करते हैं। मैंने काफी बड़े एम्बेसीज में भी काम किया है, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी किया है, एमडीज के साथ भी काम किया है। दे टेक देयर लंच और मील्स प्रॉपर टाइम, दे डू देयर एक्सरसाइज टाइम। तो आप अपनी जिंदगी में बिना कंप्रोमाइज के, जो पहले बता चुका हूं, वो आपके हाथ में है। वो टाइम आपको यूटिलाइज करना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा फंडा क्या है, जो मैं कभी फिर बात करूंगा आपसे, आपको थोड़ा सा बता चुका हूं मैं पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में। आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए, तो आप अपनी पहले प्रायोरिटी लिख लीजिए कि मुझे ये 2 प्रायोरिटी हैं। बहुत सारी लिखनी है, आपकी जिंदगी की 2 प्रायोरिटी लिख लीजिए, और उन 2 प्रायोरिटी से बनी हुई जुड़ी हुई एक्टिविटी लिख लीजिए और उनको सिस्टम में डाल दीजिए। मेरा एक फॉर्मेट है AFDT, जो मैं अक्सर अपने खुद के मॉड्यूल्स में पढ़ाता हूं, कॉर्पोरेट्स को, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, उनकी टीम को। अगर किसी को पर्सनली मुझसे समझना हो तो AFDT के फॉर्मेट में आप अपनी जिंदगी की सारी एक्टिविटी, अपना सारा समय आराम से प्लान कर सकते हैं। आज मैं अपने ऑफिस में था, मैंने इसको री इंजीनियर किया अपने लिए। अभी मैंने 12 अप्रैल संडे तक अपना सुबह 6:30 से शाम को 9:30 तक का 1-1 मिनट बांट दिया है। उसमें कई जगह फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी है, कई जगह स्वैपिंग के टाइम की जगह भी रखी है, बीच में ब्रेक्स भी लिए हैं, आई कॉल इट IBA, इन बिटवीन एक्टिविटीज। मैं उसमें मिस कॉल भी अटेंड करूंगा। 1 से 3 तक मैं लोगों से फोन से बात करूंगा। जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं उनको मैसेज लिख देता हूं, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, और कॉल मी बिटवीन 1 to 3। तो 1 और 3 का जरूरी बात है तो मैं ब्रेक टाइम में बात कर लूंगा। सो आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। ये तभी हो पाएगा जब आपके प्रायोरिटीज क्लियर है कि आपको क्या चाहिए। स्टूडेंट है, पढ़ना है सिर्फ उसको, इसके अलावा थोड़ा घर में काम करना है, थोड़ा बहुत उसको खेल कूद करनी है, अपने टाइम को शेड्यूल करना है। ऐसे ही अगर आप घर में भी काम करती हैं, महिला हैं, ऑफिस में भी काम करती हैं, तो आपको देखना है ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगता है, ऑफिस में कितना टाइम लगता है, ऑफिस में किस किस चीज पे कितना टाइम लगता है, घर में किस किस चीज के लिए कितना समय चाहिए। और आप ध्यान रखना, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आप खुद हैं। आप कभी भी अपने खाने, सोने, एक्सरसाइज पे कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। मैं आपको पहले बता चुका हूं एनर्जी के बारे में। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटी मैनेजमेंट है, ये आपकी डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट है। तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए, प्रायोरिटीज को AFDT फॉर्मेट में डालिए। आपको लगेगा कि सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन कई लोगों को डिसिप्लिन पसंद नहीं आता। तो डिसिप्लिन सुनने में खराब लगता है, लेकिन डिसिप्लिन अडॉप्ट कर लो तो कुछ भी आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। आप वो सब कुछ करोगे जो आप चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हनी अभी मसूरी से जुड़े हैं, फरमान अली बॉम्बे से जुड़े हैं, और अभी संजय जिंदल कह रहे हैं कि AFDT फॉर्मेट मैंने यूज किया है, मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया। संजय जी थैंक यू सो मच। और संजय जी सच में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, अपने 1-1 मिनट को बड़ी बारीकी से यूज करते हैं। पंकज जी जुड़े हैं, रमेश जायसवाल जुड़े हैं, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सभी लोगों का। तो मैंने आपको बिगडम बैच में बताया कि आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, टाइम को मैनेज नहीं करना, अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज करना है कि पहले क्या करना है। अगर कोई चीज आपके गोल से अलाइंड नहीं है, सपोज आपकी जिंदगी में आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, सपोज आपकी कंपनी का कोई मिशन है, आपको सेल्स पे काम करना है, आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, उस समय कोई प्रायोरिटी और काम नहीं करेगी। जैसे कई लोगों को अगर बोलो कि बर्थडे आज मत मनाओ, संडे को मना लेना, तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने किडनी मांग ली हो उनकी। तो आपको ये देखना है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। आप देखिए बड़े बड़े फिल्म स्टार को, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आपने काफी बार पढ़ा होगा, वो शूट पे होते हैं बाहर के देशों में,
अपनी कोई वेडिंग एनिवर्सरी, कोई बर्थडे, कुछ नहीं, वो सिर्फ शूट पर है। मैं एक सब्जेक्ट कभी बीच में मौका मिला तो आपको बताऊंगा, प्रोफेशनलिज्म। काफी सारे लोग इस वर्ड पे बात करते हैं, वी आर प्रोफेशनल, वो लोग प्रोफेशनल है। आप भी हो सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म का मतलब ही नहीं पता अपने को। तो ये मैंने आपको बिगडम बेस्ट में बताया, टाइम यूटिलाइजेशन और प्रायोरिटी मैनेजमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं फायदा करेगा। अब आते हैं आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, ईश्वर में सब्जेक्ट है, आपके कर्म, आपके फल और आपका पुनर्जन्म। तो मैं सुबह एक रिलीजियस मैगजीन पढ़ रहा था, उसी में मैं ये एक लेख पढ़ रहा था, तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली। शायद भगवान की ऐसी मर्जी थी कि आज ये विषय चुना जाना था, तो इस विषय में बात करते हैं। तो लोगों ने, किसी ने सवाल पूछा उनसे कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का दंड या फल इसी जन्म में क्यों नहीं मिल जाता, हमें बार बार क्यों जन्म लेना पड़ता है। तो जो लेखक हैं उन्होंने जवाब दिया है उसका कि हमारा ये जीवन छोटा सा होता है, कई बार एक ही दिन में आदमी इतने पाप कर लेता है कि उसका हिसाब करने में समय लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, आपने अगर 10 लोगों की हत्या कर दी, अगर सजा ये भी सुनाई जाए कि एक आदमी की हत्या के एवज में आपको 1 मृत्युदंड दिया जाता है, तो आप तो 9 की हत्या से अभी भी बरी नहीं हुए हो, तो उसके लिए आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। और इसके बारे में बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसी लेख से मैंने उठाया है, मेरा अपना कुछ नहीं है, सिर्फ मैं अपने शब्द यूज कर रहा हूं, अपना अवेयरनेस थोड़ी यूज कर रहा हूं बीच में। हमारे जो जीवन में कर्म है, उन कर्मों के हिसाब से हमारा एक प्रारब्ध बनता है, एक संचित कर्म होते हैं, और उन कर्मों का खाता बनता रहता है। तो कई चीजों का फल साथ साथ मिल जाता है, कोई छोटी चीज हुई साथ साथ फल मिल गया। लेकिन कोई आपने इतना बड़ा काम किया जो बहुत अच्छा था, या बहुत जनता के हित का नहीं था, या बहुत बड़ा, जैसे मैं पढ़ रहा था इसी के अंदर कि एक कथा आती है, एक बार एक शिकारी ने एक पक्षी के सामने उसके 100 बच्चों को मार दिया। इसके फल स्वरूप उस शिकारी की आंखों के सामने उसके 100 पुत्रों की मृत्यु होनी थी, परंतु शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त करने के लिए कुछ पुण्य कर्मों का संचय करना होता है। अब आपने 100 बच्चों को मारा है उसके, और आपके 100 बच्चों की सजा मिलनी है आपको उसी तरह से। और आपके अब 100 बच्चे कब होंगे, तो आपको पहले उतने पुण्य कर्म करने पड़ेंगे कि आपके 100 पुत्र हों। तो आप देखिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे, 100 पुत्र जन्म लें तब, और तब आपके 100 पुत्र मरेंगे, तब आपका वो कर्म पूरा होगा। और इस कहानी में बताया गया है कि वो कौन थे, वो धृतराष्ट्र थे। उस शिकारी ने जो 100 बच्चों को मारा उस के सामने, उस पक्षी के, तो उसको कितने जन्म लेने पड़े और कितने पुण्य कर्म करने पड़े, जब उनको यह आशीर्वाद मिला कि 100 पुत्र होंगे, और तब 100 पुत्रों को मारा गया, तब उनका वो एक कर्म फल पूरा हुआ। अब आप देखिए दिन में कितने कर्म करते हैं और कितनी बार उनके फल भोगते हैं, और कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप ध्यान से समझ लीजिए। और कई बार ये पूरा सिस्टम देखिए भगवान का बनाया हुआ। अभी आपने बीज बोया टमाटर का, उसमें कितनी जल्दी फल लगेगा वो आप जानते हैं। अगर आपने पेड़ बोया आम का, उसमें कितनी जल्दी फल लगेगा वो अलग तरीके से लगेगा। तो अलग अलग बीजों से अलग अलग समय में अलग अलग फल मिलते हैं। तो ऐसे जो भी आपने कर्म किए, उनके फल तैयार होने में समय लगेगा। तो इसीलिए आप अपने कर्मों का ध्यान रख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा फल और कब मिलेगा, इसके लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कौन सी योनि में जाना पड़ेगा, तब इसका हिसाब किताब होगा। तो आपने अब तक जो किया उसका हिसाब किताब तैयार हो चुका है। अब आप ये देखिए कि आज अब जो कर्म करेंगे वो ऐसे कर्म कैसे करें कि उसके जो फल आपको मिलेंगे। आप कैसे फल चाहते हैं आपको पता है, आपको हमेशा सुख चाहिए, तो सुख प्राप्त करने के लिए आपको सुख देना पड़ेगा, किसी को दुखी ना करें। तो आपने कितनी बार आपको ये किया कि आपको हमेशा सुख ही मिले, कितनी बार लोगों को दुख दिया। तो एक बार यहां पे और चीज लिखी है, अगर आप मान लें कि एक चोर ने सफेद कमीज पहनकर चोरी की और कुछ दिनों बाद में पकड़ा गया तो उसने लाल कमीज पहनी थी, तो क्या उसका कर्म बदल जाएगा चोरी करने का? तो जो आपकी आत्मा है, आप कोई और शरीर अगर धारण कर लेंगे तो आपकी आत्मा का वो कर्म तो संचित ही रहेगा, उसका फल आप जो मर्जी कपड़े पहन लें, किसी भी योनि में आ जाएं, आपको उस योनि में वो कर्म भुगतना ही पड़ेगा। इट वॉज सो इंस्पायरिंग फॉर मी, आई थॉट आई मस्ट शेयर विद यू। कहने का मतलब ये है कि आप जो कर्म पहले कर चुके हैं उसके फल निश्चित हैं, उसके लिए कितने आपको जन्म लेने पड़ेंगे वो तो हिसाब किताब जो रखता है वो जानता है। लेकिन आप ये देखें, आप जो भी कुछ आप पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पिछले कर्मों का फल है।
तो कम से कम अब से तो कर्म का खाता आप ठीक से कर ही सकते हैं कि आपको अपने कर्मों का फल ताकि ठीक से मिले। तो आज का ये थीम था जो मैंने आपको बताया कि आपका जन्म, आपके कर्म, आपका पुनर्जन्म, आपके कर्म और उनका फल। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको प्रेरित करता है या आपकी जिंदगी को कहीं छूता है तो आप इसे परिवार के साथ जरूर देखें। इस लिंक को लोगों को भेजें, अपने वेंडर्स को, क्लाइंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, और जो जो लोग इसको सुन सकते हैं तो आप ये मानिए कि अपनी एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं। आपकी जितनी अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी इस पीरियड में, लॉकडाउन में, तो ताला खुलने के बाद आप उतनी एनर्जी की तरह बाहर निकलेंगे और ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। संजय जी लिख रहे हैं कि ये कहानी है बहुत अच्छी, इंस्पायरिंग है। योगेश खन्ना लिख रहे हैं वेरी ट्रू। जितेंद्र कुमावत अभी जुड़े हैं जयपुर से, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हर्ष अलग अभी जुड़े हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अभी मैं आपको ले चलता हूं बीइंग एन फायर सेफ्टी पर्सन, बीइंग एन फायर फाइटर, बीइंग एन फायर एक्सपर्ट। मैं काफी सारे लोगों में मिलता हूं, काफी सारे बिल्डिंग ओनर से मिलता हूं, तो मैं लोगों से पूछता हूं जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि इसमें फायर सेफ्टी का जो सामान लगाएंगे आप क्यों लगा रहे हैं। तो दो वजह होती हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान लीजिए, जो जानते हैं वो तो सुन ही रहे हैं कि या तो सेफ्टी के लिए लगाते हैं या कंप्लाइंस पूरे करने के लिए लगाते हैं। तो अक्सर लोग कंप्लाइंस पूरे करने के लिए लगाते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि इस बिल्डिंग में कितने लोग काम कर रहे हैं या करेंगे, बोले 400 आदमी। तो 400 आदमी आग से अगर दुर्घटनाग्रस्त होके उनकी मृत्यु हो जाए कोई दिक्कत तो नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो। तो मैंने कहा आप ये कंप्लाइंस के लिए मत करो, कंप्लाइंस तो गाइडलाइन है, सिर्फ एक कागज मिलता है एनओसी का पूरी बिल्डिंग को, वो एक बेसिक गाइडलाइन है। कम से कम उतना काम तो कराना ही है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वजह से एक भी व्यक्ति को कभी दिक्कत नहीं आए। तो आपने एक्स्ट्रा काम करना है, उतना कम से कम करना है। मैं लोगों से पूछता हूं सेफ्टी के लिए या कंप्लाइंस, उसके उनसे पूछता हूं को बेस्ट काम करना है या चीपेस्ट। तो काफी लोग कहते हैं कि सर बेस्ट करना है, वेरी गुड। तो बजट की बात कम होती है वहां पर, लेकिन कई लोग बोलते हैं नहीं सर बढ़िया काम हो जाए, सस्ते दाम में हो जाए। हमने एक वायरस अपने बचपन से कहीं सुना है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मुझे जाना हवाई जहाज में और मेरे पास किराया बस का है या मैं बस का ही दूंगा, तो ऐसा कुछ करा दो कि बस के किराए में हवाई जहाज की यात्रा हो जाए, तो वो हो नहीं सकता। तो आप ये मान लीजिए आप बेस्ट काम कराएं, आप अपने कर्मों के फल का ध्यान रखें। आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों की बिल्डिंग में दुर्घटनाएं हुई, उनको जेल जाना पड़ा, तो उनके कहीं ना कहीं कर्म या ऐसे चीजें पिछले रही हैं जिसकी वजह से उनको एक कर्म भुगतना पड़ा। जबकि इतने बड़े व्यक्ति, इतने लोगों को उन्होंने कभी आशियाना दिया होगा, कभी इतनी जगह दी होगी, लेकिन वो कर्मों का फल कई बार बहुत जल्दी मिल जाता है, कई बार देर से मिलता है। तो आप अपनी बिल्डिंग में हमेशा अच्छे सेफ्टी इक्विपमेंट लगाएं। आप देखिए जब भी आप घड़ी खरीदते हैं बढ़िया खरीदते हैं, मोबाइल बढ़िया खरीदते हैं, गाड़ी बढ़िया खरीदते हैं, तो सेफ्टी इक्विपमेंट अच्छे क्यों नहीं लगाते आप, उनको मेंटेन क्यों नहीं करते। उसमें जो भी खर्चा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो गर्व से कहिए ना कि भैया हमारी बिल्डिंग के अंदर आप आ रहे हैं तो आग से सुरक्षित हैं, इक्विपमेंट्स पूरे लगे हुए हैं, मेंटेन्ड है, लोगों को चलाना आता है, यहां पर आग की दुर्घटना नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति अपनी बिल्डिंग के बाहर लिख के लगा सकता है कि हम गारंटी लेते हैं कि इस बिल्डिंग में कभी आग की दुर्घटना नहीं होगी। मतलब छोटी दुर्घटना हो सकती है लेकिन बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि आग कभी बड़ी नहीं लगती, आग छोटी लगती है। अगर चीजें मेंटेन है, लोगों को चलानी आती, वहीं बुझा दी जाएगी। आग कब लगेगी, कितनी लगेगी, किस तरह से लगेगी, किसी को नहीं पता। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के वहां पे ऑफिस में भी, घर में भी आग लग गई थी। अभी हवाई जहाज में जो जापान के प्रधानमंत्री, उनकी आग लग गई थी, लेकिन वो तुरंत बुझा दी गई क्योंकि सिस्टम मेंटेन, लोगों को चलाना आता है। तो आप अपनी बिल्डिंग में कंप्लाइंसेस तो जो काम करने हैं कम से कम करने ही, उससे एक्स्ट्रा काम कराएं, अच्छा काम कराएं। अगर फिर भी बजट कम है तो फेजेस में करा लें कि सर फर्स्ट फेज में ये कराएंगे, सेकंड फेज में ये कराएंगे, तो फेजेस में, लेकिन काम अच्छा ही कराएं। और काम अच्छा कराने के बाद आप उन चीजों को मेंटेन रखें, लोगों को चलाना सिखाएं, ये निरंतर होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं, मैं जब भी किसी बिल्डिंग में काम करता हूं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूं, तो उनको ये बोलता हूं कि सर मैं L1 में काम नहीं करूंगा, मतलब लोएस्ट रेट नहीं होंगे मेरे रेट ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सामान बेच के चला नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूंगा। मैं आपको 3 साल तक आपके सिस्टम को मेंटेन रखूंगा, मैं 3 साल तक आपके लोगों को ट्रेन करूंगा, तो उनका पूरा पैकेज देता हूं मैं, दे फील वेरी रिलैक्स। तो आप कभी भी L1 या सबसे सस्ता, ये अंग्रेजों को चाय में चला रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए। आप तो कहिए जी काम बढ़िया कराइए। जैसे काफी लोग तरबूज खरीदते जाएंगे और फिर पूछेंगे भैया तरबूज क्या भाव है, वो कहेगा 30 रुपए किलो।
बोला वो 25 रुपए किलो दे रहा है, वो भाव करके 28 रुपए किलो कर लेंगे, और ले लिया 2 रुपए किलो सस्ता, 10 किलो का तरबूज 20 रुपए बचा लिए, घर जाके सफेद निकला, क्या फायदा हुआ। जब मैं तरबूज खरीदता हूं तो तरबूज काट के देखा भैया, लाल अगर मीठा होगा, बोला सर 30 रुपए किलो है, मैंने कहा भाव पूछा ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं काट के दिखा, मीठा लाल होगा तो खाऊंगा, तू 32 रुपए किलो ले लियो, लेकिन जिस पर्पज के लिए मैंने लिया उसका तो पूरा आनंद लूंगा ना मैं। तो सेफ्टी आपकी जिंदगी में सबसे पहली जरूरत है। अगर मैंने कई बार बताया अपनी टॉक्स में कि आपके कान पे अगर पिस्टल लगी हो और सामने खाना हो, भूख भी लगी हो, तो आप पहले जान बचाएंगे। तो आप अपनी जान का और दूसरों की जान की जिम्मेदारी लें। आप इस बात को सीखें, समझें, दूसरों को बताएं, जैसे कि मैंने कल बताया था, अपने आस पड़ोस में अपने बच्चों को बताएं सेफ्टी के बारे में। अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि मेरी कहीं मदद की जरूरत है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आई कीप गोइंग टू RWAs, एसोसिएशंस, फेडरेशंस, बिग ऑर्गेनाइजेशंस टू ट्रेन देम एंड कोच देम अबाउट सेफ्टी। सो अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस, ये LOL लर्निंग्स ऑफ लॉकडाउन आर हेल्पिंग यू, you please share with people, please bring your world on this LOL at 7 PM daily. Please share this link with your vendors, your friends, your relatives. और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं उनको बाद में थैंक यू लिखूंगा। और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल इवनिंग एंड गुड नाइट।